रक्षा संगठन किसी भी कार्य को करने के लिए या जो बड़े स्तर पर कार्य किया जाता है उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता हमेशा होती है। बगैर संगठन के कोई भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। अब हमारा देश इतना बड़ा देश है, उसका सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। तो उस संगठन को किस प्रकार से बनाया जाए कि पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो किसी भी संगठन को बनाने के पीछे उसे एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तीन मूलभूत आवश्यकता होती है। तो पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है नीति और योजना का निर्धारक अंग, अर्थात द पॉलिसी एंड प्लानिंग मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें हमने संगठन का निर्माण किया। अब उस संगठन को बना तो लिया, लेकिन उस संगठन की नीतियां को क्या होगी, उसके नीतियों को लागू करने के लिए जो निर्धारक अंग होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो एक पहली आवश्यकता हमारी होगी नीति और योजना के निर्धारक अंग। फिर दूसरा जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो होगी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त जनशक्ति, अर्थात मैन पावर। कोई भी योजना हम लागू करेंगे तो उसके पीछे मैन पावर लगेगा। हाँ, बगैर मैन पावर के या बगैर जनशक्ति के हम कोई योजना को लागू नहीं कर सकते। तो दूसरी मुख्य आवश्यकता हो गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त जनशक्ति। और तीसरा आता है संभारिकी और उचित मात्रा में धन की उपलब्धि। संभारिकी से तात्पर्य लॉजिस्टिक्स और वित्त या धन, आप सब समझते हैं। तो किसी भी योजना को लागू करने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होगी और उन संसाधनों को जुटाने के लिए किन चीज की आवश्यकता होती है, सबसे मुख्य बात धन की। बगैर धन के हम संसाधनों को जुटा नहीं सकते, किसी योजना को लागू नहीं कर सकते। तो ये संगठन की मूलभूत आवश्यकता हुई। अब इसके बाद हम हमारे देश का जो उच्चतर रक्षा संगठन है, उच्चतर रक्षा संगठन से तात्पर्य डिफेंस से संबंधित या बोल सकते हैं सशस्त्र सेना से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दो चीजें हैं, एक सेना के बारे में भी है और सेना से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो जो हमारा हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मुखिया होता है या इसके शीर्षस्थ पद पर जो विराजमान होता है या होता है वो होता है प्रेसिडेंट या भारत के हमारे राष्ट्रपति। ये देखा जाए तो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, अर्थात इन्हीं के नाम से पूरे देश का राजकाज चलता है। तो हमारी सेना के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति। अब इसके बाद राष्ट्रपति मुख्य सेनापति हो गया, उसके बाद आती है कैबिनेट। कैबिनेट या मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल से तात्पर्य है कि संसद में जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि बोलने या मंत्रीगण बोलने, उनको कैबिनेट का नाम दिया गया है। तो कैबिनेट, और उसके बाद आता है नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर या राजनीतिक मामलों की सैन्य समिति। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेना पर नियंत्रण दो चरणों में देखा। सबसे पहले उस पर नियंत्रण का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ वो हुए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कैबिनेट या मंत्रिमंडल। फिर मंत्रिमंडल की जो समिति होती है तो बहुत प्रकार के अलग अलग विभागों की अलग अलग प्रकार की समितियां होती है। उसमें से रक्षा मंत्रालय या रक्षा से संबंधित जो समिति होती है वो कहलाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर या रक्षा मामलों की राजनीतिक समिति। अब ये जो समिति होती है
इसका जो कंपोनेंट होता है या इसके सदस्य किस प्रकार से होते हैं या इसका संगठन किस प्रकार से होता है, तो इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद उसके सदस्य में आता है डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, और एक आते हैं विदेश मंत्री। तो 4 लोग इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और सदस्य के रूप में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। अब इसके बाद उपस्थित सदस्यों के रूप में इसमें उप रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के सचिव, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, ये उपस्थित सदस्य होते हैं। तो मुख्य रूप से अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो गए और सदस्य के रूप में 4 मिनिस्ट्री के मंत्री हो गए। और उपस्थिति के संबंध में बता सकते हैं कि उपस्थित सदस्यों के बारे में जैसे मैंने बताया आप लोगों को, उप रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार। इसके अलावा किसी की आवश्यकता होती है तो उसको प्रधानमंत्री इस कमेटी में बुला सकता है। अब इस कमेटी का प्रमुख कार्य क्या हुआ? इस कमेटी का प्रमुख कार्य होता है कि जो हमारे देश की रक्षा नीति है उस रक्षा नीति का निर्माण करना। तो रक्षा नीति, दीर्घकालीन रक्षा नीति का निर्माण करना हो या अल्पकालीन रक्षा नीति का निर्माण करना हो, उसके लिए ये कमेटी वर्क या काम करती है। अर्थात इस कमेटी के द्वारा रक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद आता है आपका डिफेंस मिनिस्टर, जो कि रक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है। अब रक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख हुआ रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री की सहायता बहुत सारी कमेटियां होती है। उसमें पहली कमेटी होती है डिफेंस मिनिस्टर एफिलिएट कमेटी ऑन पेंशन, दूसरी है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, तीसरी है प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी और चौथी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो पहली कमेटी क्या जो होती है वो पेंशन से या वेलफेयर से संबंधित कमेटी है। अर्थात जो सेना के पर्सन्स होते हैं या कार्मिक होते हैं, पर्सनल्स जिनको बोलते हैं, उनसे उनके जन कल्याण की कमेटी या जन कल्याण की योजनाएं बनाना। फिर जो रिटायर व्यक्ति होते हैं उन रिटायर व्यक्तियों को, सेना से संबंधित रिटायर व्यक्तियों को पेंशन और अन्य लाभकारी योजनाएं देने के लिए कमेटी जो बनती है वो कहलाती है डिफेंस मिनिस्टर्स एफिलिएट कमेटी ऑन पेंशन्स। दूसरी होती है फिर डिफेंस मिनिस्टर की कमेटी या रक्षा मंत्री की समिति। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है। इसके अंतर्गत पहले आता है डिफेंस सेक्रेटरी, दूसरा है सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई, साइंटिफिक एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर। अर्थात अलग अलग कमेटियां यहाँ पर बनी होती है जो समय समय पर रक्षा मंत्री को सलाह देती है डिफेंस के बारे में, डिफेंस पॉलिसी के बारे में, डिफेंस के जो प्रोडक्शन है उसके बारे में, या जो साइंटिफिक नए नए खोजें होती है उसके बारे में ये कमेटी रक्षा मंत्री को सलाह देती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में सबसे पहले आता है डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी। इसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई का काम देखता है। इसके बाद साइंटिफिक एडवाइजर होता है जो डीआरडीओ का प्रमुख होता है या डीआरडीओ के तहत काम करता है। और उसके बाद होता है फाइनेंशियल एडवाइजर। अब सबसे पहले हम सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो
हमारी सेना की 3 विंग है, एयर विंग, नेवी और आर्मी। ये तीनों के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, हाँ? हथियार से लेके रसद और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए एक अलग से विभाग होता है जो कहलाता है डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता है कि तीनों सेनाओं को लगने वाली आवश्यक चीजों की आपूर्ति या जो भी उनकी व्यवस्था है उनको मंगाना, उस पर विचार करना और उन पर जो चीजें की आवश्यकता है उसको ऊपर भेजना। इसी प्रकार साइंटिफिक एडवाइजर जो होता है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा, वहां पर क्या होता है कि रक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित नई नई खोजें होती है। अभी जैसे कि जितनी मिसाइल्स हैं, जितने हथियार हैं या जितने नए नए खोजें होती है, उसको किस प्रकार से हम अपने रक्षा में यूज कर सकते या रक्षा से संबंधित नई नई खोजों का इवेंट करते हैं ये लोग, और उसकी जानकारी डिफेंस सेक्रेटरी के माध्यम से रक्षा मंत्री को देते हैं। फिर वहां पर उस खोज का बेनिफिट या खोज का जो आगे बेनिफिट देखा जाता है कि ये जो खोज हुई है इसमें लागत कितनी आई है और इस खोज से हमारी सेना को कितना फायदा होता है, इसके ऊपर विचार किया जाता है। अगर लागत कम है और उसका फायदा ज्यादा है तो उस पर आगे उसको प्रोसेस करने के लिए विचार किया जाता है। अब इसके बाद मुख्य चीज आती है फाइनेंस, वित्त। ये एक सबसे बड़ी चीज है कि बगैर वित्त के कोई भी विभाग सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता। एक एजुकेशन, दूसरा मेडिकल और तीसरा डिफेंस, 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर सिर्फ पैसा लगता है, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो देखते हैं कि वो रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। लेकिन एजुकेशन में रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, मेडिकल में रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, डिफेंस में आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इन 3 क्षेत्रों में लगता है, हाँ? क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है, या जब तक हमारा देश के सभी नागरिक शिक्षित नहीं होंगे हम विकसित नहीं हो सकते। दूसरा मेडिकल यानी चिकित्सा, जब तक पूरे देश की चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, अर्थात सबको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, तब तक हमारा देश शक्तिशाली या क्या बोल सकते हैं उसको विकसित नहीं हो सकता। तीसरा है डिफेंस। तो डिफेंस पे पूरे देश की रक्षा का भार है। डिफेंस से तात्पर्य हमारी सेना पर पूरे देश का भार है, हाँ? देश की सीमाओं की रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना, हाँ? ये प्रमुख कार्य होता है हमारी सेना का। तो इसमें पैसा लगता है। तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उसका प्रमुख काम क्या होता है कि सेना से तात्पर्य मेरा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों विंग को लगने वाले धन की पूर्ति करना या आपूर्ति करना। ये कैसे करेगा? ये वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच एक ब्रिज का काम करता है, अर्थात डिफेंस मिनिस्ट्री के है रक्षा या सेनाओं की आवश्यकताओं की जानकारी लेना और उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजना, ताकि उस चीज के लिए धन को जुटाया जा सके या वित्त की व्यवस्था की जा सके। अब इसके बाद आखिरी चीज आती है चीफ ऑफ द स्टाफ। यहाँ से सेना का कार्य शुरू होता है। इसके पहले हमने देखा प्रेसिडेंट से लेके सेक्रेटरी तक, ये सब सिविलियन लोग थे, अर्थात यहाँ पर सेना के कोई अधिकारी का नाम नहीं देखा हमने, ना किसी प्रकार की कोई बात देखी। तो हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की हमारे देश का जो उच्चतर रक्षा संगठन है, इसका जो शीर्षस्थ पद है या शीर्ष में बैठे लोग हैं वो सब
सिविलियन है, मिलिट्री से संबंधित नहीं है। हाँ, मिलिट्री से संबंधित लोग कहाँ शुरू हो रहे हैं? चीफ ऑफ द स्टाफ से। अब चीफ ऑफ द स्टाफ के अंतर्गत तीनों सेनाएं आती है और तीनों सेनाओं के प्रमुख आते हैं। तो पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या थल सेना का प्रमुख, जो आर्मी हेडक्वार्टर का चीफ होता है या पूरी आर्मी इसके अंडर में काम करती है। दूसरा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, अर्थात जो नेवी है, नेवल हेडक्वार्टर, उसका मुखिया। और तीसरा होता है एयरफोर्स या चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ या वायुसेना प्रमुख जिसको बोलते हैं, ये एयरफोर्स